ओके सो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 5 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से हम स्टार्टिंग करेंगे आरवीएनएल से और एंडिंग में हम जीटीएल लिमिटेड और जीटीएल इंफ्रा को बात करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। बट बीच में डीमार्ट और इंडियन इंटरमेश और इंडिया मार्ट जिसको आप कहते हो, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंडिया मार्ट अगर आप देखो तो पूरा 9% डाउन था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो अभी पूरा हफ्ता क्या होने वाला है वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें आरवीएनएल की, सो आरवीएनएल में आपको तेज़ी तो देखने मिली, लेकिन इसके अंदर एक अपर सर्किट भी देखने मिला। सो दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि ये अपर सर्किट कंटिन्यू रहकर ये 45 या फिर 46 के लेवल्स तक भी जा सकता है एंड इवन इट कैन टच 48 लेवल्स। बट मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी आई है इसके अंदर फिर से गिरावट आ सकती है एंड उस गिरावट पर आप अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो ओनली बिकॉज अगर आप फुल 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। बट आप इस रेंज को पकड़ोगे तो इस रेंज के अंदर 2 से 3 बार उसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है। दैट इज़ वाई ये जो रेजिस्टेंस फेस करने वाली जगह है ना, ये 4 बार 5 बार एक्चुअली इधर भी, सो वो जगह हो के ऊपर आपको एक सपोर्ट लेवल नीचे देखने मिल जाएगा। सो नीचे एक सपोर्ट है, वो तो आपको पता ही है, उसके नीचे स्टॉक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें वो सपोर्ट 40 का है ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि ये 45 के लेवल्स तक फिर से आ सकता है। अगर हम बात करें 43 की, सो ये 43 के ऊपर जाकर ऊपर जाएगा एंड 45 या फिर 48 के लेवल्स तक जा सकता है। एंड अगर गिरावट आती है तो 45 एंड 42 विल बी अ ग्रेट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। एंड अगर हम एकदम एक्चुअल वाला कैलकुलेट करें, सो हमें इसके अंदर जो हाई देखने मिला था वो एक्चुअली 35 का देखने मिला था एंड स्टॉक 35 तक तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, येट इट कैन कम टू 40। सो दोस्तों, 40 के लेवल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान में रहने वाले हैं और रडार पर रहने वाले हैं अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो। बट अकॉर्डिंग टू मी ये 40 तक नहीं आने वाला है अगर हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर अपर सर्किट या फिर इसके अंदर ऊपर के लेवल पर बाइंग दिखती है तो। थोड़ा सा तो ऊपर पुश होगा, शायद ये गैप अप भी खुल जाए। अगर गैप अप खुलता है सो थोड़ा थोड़ा कर कर ये नीचे आ जाएगा। अगर गैप अप कम वॉल्यूम के साथ खुलता है सो इसके अंदर आप बाइंग करने की तो सोचना ही मत। कम वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा ही गैप अप ओपनिंग होती है सो इसके अंदर आप सेल कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको लॉस नहीं होगा, वरना आप थोड़ा वेट कर सकते हो। इसके अंदर न्यूज़ चल रही है, आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, आरवीएनएल और इरकॉन इन दोनों के मर्जर की न्यूज़ चल रही है। फिर इसके अंदर हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर ओएफएस लाने का भी एक न्यूज़ चल रही है कि ओएफएस आने वाला है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी कोई ओएफएस अभी तक तो कुछ अनाउंस हुआ नहीं है ऑफिशियली, ये बस एक रूमर चल रहा है मार्केट में। अब रूमर कितना ट्रू होता है वो तो मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू माई इंस्टिंक्ट मुझे नहीं लगता कि ओएफएस फिर से आएगा। 24 मार्च को ओएफएस आया था, कुछ 27 रुपये के आसपास ओएफएस आया था, 15% स्टेक जो गवर्नमेंट ने डाइल्यूट करा था एंड उसके बाद से तो हमें ओएफएस आता हुआ देखने नहीं मिला। जनरली ये अगर ओएफएस वाली भी अपडेट की वजह से हुआ है, सो ओएफएस आने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है या फिर ज़्यादा ख़राब स्टॉक हुआ तो वो गिर भी जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है। ख़राब स्टॉक इन द सेंस जनरल सा स्टॉक हुआ, अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है उस बात को, जो मार्केट है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो ट्रेडर्स है इनफैक्ट, सो उनकी वजह से मार्केट नीचे चले जाता है। बट इन दिस स्टॉक हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मी कि अभी ओएफएस की न्यूज़ तो कोई आई नहीं है एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यूज़ ऑफ रिगार्डिंग ओएफएस, तो आप उसको कंसिडरेशन में ले सकते हो। 24 मार्च को ही अभी ओएफएस आया था। प्लस अगर आप देखो सो इरकॉन और आरवीएनएल इन दोनों का मर्जर हो जाता है सो ये स्टॉक 100+ जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर आप देखो सो इरकॉन के अंदर भी आपको 10 से 11% की अपसाइड देखने मिल रही है। दोनों एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो दोनों शेयर के अंदर तेज़ी बनी हुई है। ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा फायदा आरवीएनएल शेयर होल्डर्स को होने वाला है क्योंकि आरवीएनएल थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप इरकॉन का भी देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इरकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको नीचे दिख रहा है। सो दोस्तों, हमें इन पेपर यही दिख रहा है कि इसका जो है हमें आरवीएनएल को ज़्यादा फायदा होगा, बट एक्चुअल में हमें इरकॉन को ज़्यादा फायदा होते हुए देखने मिलेगा क्योंकि देखिए इरकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कम है, ये 4000 करोड़ का है और वहीं पर आरवीएनएल उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल है। स्टॉक की प्राइस को देखकर कुछ नहीं होता है, मार्केट कैप को देखकर होता है। अगर हम देखें सो अगर इसी तरह से डिमांड बढ़ते रहती है, हमें पता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने के लिए, अगर इसी प्रकार से खिंचता रहा
सो ऐसी थोड़ी थोड़ी अपडेट आते रहेगी और इरकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जल्दी डबल होगा एज कम्पेयर टू RVNL। सो दोस्तों आप इसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अगर आपको RVNL में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक को ऊपर जाने देना कल के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, एंड देन स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आने देना। स्टॉक अगर थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग होता है, वॉल्यूम के साथ होता है तो फिर कुछ नहीं, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं रहती है और गैप अप होता है तो इसके अंदर नेगेटिविटी आते हुए देखने मिल सकती है। अगेन कहना चाहूँगा कि इसको 40 to 45 के बीच में लेवल्स पर कभी भी ले सकते हो लंबे समय के लिए। तो ये RVNL से रिलेटेड कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। RVNL की एक और यहाँ पर अपडेट आई थी कि एडजज द बेस्ट PSU ऑफ द नेशन। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक RVNL शेयर होल्डर हो या फिर बनने जा रहे हो तो इस बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें IRFC की, अगेन एंड रेलवे कंपनी 23% 6 महीने में भाग चुकी है एंड अपने इस रेजिस्टेंस को जो इसने बनाया था अपने इस लेवल को, ये कहीं ना कहीं तोड़ते हुए हमें देखने मिल रही है और इसको तोड़ चुकी है, इसके ऊपर सस्टेन कर चुकी है एंड अभी ये एक इसका तगड़ा सपोर्ट जोन काम करेगा। सपोर्ट जोन इन द सेंस अगर हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर और अपसाइड दिखती है, डेफिनेटली इट विल बी अ रेगुलर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसका PE ओवरसोल्ड जोन में चले गया था और ये डिविडेंड भी देती है, जिसके कारण PE एकदम नीचे जाने के कारण इसके अंदर जो है एकदम अपसाइड आते हुए देखने मिली। एंड नाउ द सेकेंड टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी दिस, जो मैं आपके सामने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कुछ 1 जनवरी तक का डेटा है, सो उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हो एंड देन उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप अपना जो बाइंग प्राइस है वो लगा सकते हो। दोस्तों अभी इधर से या तो वो रिट्रेसमेंट देगा या तो वो ऊपर जाएगा, बट बाय गिविंग 2 to 3 times attempts आफ्टर जस्ट ब्रेकिंग द लेवल्स। सो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सेंटिमेंट्स आ रहे हैं इस लेवल्स को ब्रेक कर कर चले जाएगा। जिस प्राइस पर वो लिस्ट हुआ था अगेन उसी प्राइस पर आपको देखने मिल रहा है। सो आप इस टाइम पर भी इसके अंदर एंट्री लेकर अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो, वरना आपको 26.70 का लेवल टॉप हाई अभी भी देखने मिल रहा है और अभी 25.85 का देखने मिल रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये इतने अराउंड 7 to 8 मंथ्स पहले जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर हम बात करें IRFC की, तो IRFC ने अच्छे खासे नेट प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए जिसके अंदर ग्रोथ भी आई एंड अगेन अच्छी कंपनी है। सो इसके अंदर आप कंसिडर करके चल सकते हो अगर आपको अभी भी बाइंग करनी है। फ्रेश बाइंग थोड़े से लंबे समय के लिए यानी मिनिमम 3 मंथ्स के लिए यानी 1 क्वार्टर के लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अच्छा खासा प्रॉफिट IRFC भी बनाकर दे सकती है। टारगेट्स तो 100 के निकल कर आ रहे हैं, जल्दी ही वो भी अचीव होता हुआ देखने मिलेगा। एंड फिर बाद में जब ये 100 या फिर 50 चले जाएगा तब इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड यूट्यूब पर सब लोग यही कहेंगे कि देखा अगर आपने उस टाइम पर IRFC को एक्यूमुलेट कर लिया होता तो आज का आपका पैसा डबल से ट्रिपल से 4x हो चुका होता। सो दोस्तों अभी आप टाइम पर जियो, आने वाले टाइम में ये मत कोई भी देखकर इन्फ्लुएंस हो जाना कि उस टाइम पर आपने ये किया होता तो, क्योंकि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 10 years ago, but the second best time to plant the tree is now. So plant it now and just forget about the tree that you would have planted 10 years ago. अभी का सोचो, पहले बार का मत सोचो। अगर हम बात करें FNO के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है जिसके कारण हमारा जो निफ्टी है वो टूट सकता है, क्योंकि लोगों ने कॉल ऑप्शन राइट करके रखा है निफ्टी के अंदर बहुत भारी मात्रा में। अगेन इसके अंदर अगर हम देखें सो पुट ऑप्शन बाय करके रखा है लोगों ने कई सारी प्राइस पर। सो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं और वो भी डीप आउट ऑफ द मनी, सो इसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट होते हुए हमें देखने मिल सकती है। निफ्टी में लोग बहुत ज़्यादा बेरिश है मार्केट के अंदर, सो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। ऑप्शन चेन को भी आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो, वरना ये आर्टिकल तो इनफ ही है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया मार्ट एंड इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड इज स्ट्रगलिंग टू जस्ट ब्रेक दिस लेवल विच जो इसका हाई भी है। अगर हम देखें सो 5 years के ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न में हमें एकदम अच्छे से दिखेगा। इस हाई को ब्रेक करता है तो अपसाइड आएगी, बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी आप इस लेवल से बाइंग ना करो तो अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी 7500 विल बी फर्स्ट सपोर्ट एंड 7000 विल बी डेफिनेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक। सो 7000 तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम देखें सो थोड़ा सा आपको जूम रहने दो, लेकिन आप इस जगह पर देख लो कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये इस जगह से उसने ब्रेकआउट कर दिया है। सो वो उसका सपोर्ट का काम करता था इस जगह पर ये वाले लेवल्स को, लेकिन फिर 2 से 3 बार इसने क्रॉस किया था।
इसका मतलब ये रेजिस्टेंस था और जैसे ही उसने उसको ब्रेक कर दिया वो एक सपोर्ट बन गया, लेकिन अभी वो उसके सपोर्ट के नीचे चले गया विथ हायर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी ये शेयर जब तक इस लेवल्स को तोड़ता नहीं, जो इधर आपको मल्टीपल टाइम्स स्पेस होते हुए देखने मिले थे, तब तक ये शेयर के अंदर अपसाइड नहीं आ सकती है। एंड अगेन अगर अपसाइड आती है तो सबसे पहले तो अपने एकदम ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा जो है 9950 एंड ये हमें 5 डिजिट के ऊपर भी जाता हुआ देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। एंड मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। अगर हम बात करें इंडिया मार्ट ने Q2 के अंदर 18% का ईयर ऑन ईयर राइज किया 82 करोड़ का। अगर हम बात करें तो इसने खाली है ना Q1 के ये वेव फर्स्ट के कोविड की वेव फर्स्ट के टाइम पर इसने अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा गिराया, येट हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसने कोप अप किया प्रॉफिट्स के ऊपर। बिकॉज आपने कोविड ने सुना होगा कि कई सारे लोगों के धंधे बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए और जॉब चले गई। तो जो अच्छी पोजीशंस पे थे उनकी जॉब तो है, बट जो मेन चीज़ है लोगों के धंधे और बिजनेस बंद हो गए। एंड इसका जो मॉडल था वो B2B था, डैट इज़ वाई इसको थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला। एंड ये ग्रो हो रहा था कोविड के पहले, लेकिन कोविड के टाइम पर इसे थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल गया। अगर हम देखें तो इसका डी मार्ट और इंडिया मार्ट का कंपैरिजन कुछ है नहीं, दोनों अलग अलग सेगमेंट्स में वर्क करते हैं। ये B2C में वर्क करता है और ये B2B में वर्क करता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हम मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो फिर हमें यहाँ से डेटा मिल रहा है जो विच इज़ अराउंड 12 जुलाई 2019। अगर हम बात करें, रेड लाइन इज ऑफ इंडिया मार्ट इंटरमेश एंड ब्लू लाइन इज ऑफ डी मार्ट, दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन डी मार्ट। अगर हम देखें तो इसने एक स्लीक सी क्लासिक सी ग्रोथ दिखाई है एंड थोड़ा सा भी इधर से नीचे जा रहा है। सो इस ये टाइम है राइटली एक्यूमुलेट करने का, इस जगह से भी ये भी शेयर नीचे जा रहा है। अगर हम देखें तो ये शेयर कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गया था इंडिया मार्ट इंटरमेश, फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया। आई थिंक कि ये इस लेवल्स पर आएगा, इस लेवल्स पर ये डी मार्ट इस लेवल पर आएगा और ये ऊपर वाला शेयर इंडिया मार्ट इस लेवल पर आएगा। सो ये बीच का एक मीडियन बनाकर भी आप थोड़ा सा इसके अंदर कामकाज कर सकते हो, वरना डी मार्ट और इंडिया मार्ट का कंपेरिजन ही नहीं है। डी मार्ट कहाँ पर 3 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन पर, और ये तो 30,000 पर भी नहीं है। डी मार्ट में 10,000 एम्प्लॉयज़ और ये इसके अंदर 26,000 एम्प्लॉयज़। लेकिन अगर हम देखें तो इसका पी वैल्यू एकदम अट्रैक्टिव देखने मिल रहा है एंड आने वाले टाइम में बिजनेस टू बिजनेस को हेल्प करने के लिए एट दी एंड इंडिया मार्ट इंटरमेश इज़ दी बेस्ट। आई हैव पर्सनली यूज्ड दी वेबसाइट, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ ऑर्डर नहीं किया था बिकॉज इट इज़ बिजनेस टू बिजनेस एंड आपको मिनिमम एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको इतना लॉट बाय करना पड़ेगा कोई भी चीज़ होगा। सो जिस तरह से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय करते हैं एक लॉट, उसी तरह से इन्हें भी लॉट सेल होता है वहाँ पर और होलसेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता तो और अच्छा होता, बट आने वाले 1 से 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप मुझे बताना, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो जो ये है हमारा मैन ऑफ द मैच वो कौन बनेगा। एंड अगेन एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। Q2 का रिजल्ट, FNO का जो मंथली एक्सपायरी है वो, और बहुत सारा उठा पटक होगी। सो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट। आप मुझे बताना कि आप कौन सी ट्रेड लेने वाले हो। अभी लास्ट बट नॉट दी लीस्ट GTL इंफ्रा और GTL लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। GTL इंफ्रा इज जस्ट फॉलिंग बिकॉज GTL लिमिटेड इज फॉलिंग। देखिए GTL लिमिटेड बढ़ रहा था तभी GTL इंफ्रा भी बढ़ रहा था। GTL लिमिटेड ने बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ दिखाई, इसकी वजह से कई सारे रिटेलर्स ने GTL इंफ्रा को बाय करना चालू कर दिया बिकॉज दे थॉट कि GTL इंफ्रा भी GTL लिमिटेड की तरह ग्रो होगा। अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में तो आपको एक ही चीज़ दिखेगी कि दोनों के कंपैरिजन एक ही जैसा है। आप देखो ना, सो जब ये स्टॉक गिर रहा था दोनों स्टॉक यहाँ पर भी साथ में गिरे, दोनों स्टॉक यहाँ पर भी साथ में उठे, फिर दोनों स्टॉक ने यहाँ पर भी सेम ही मोमेंट दिखाए। थोड़ा सा इस जगह पर इनका कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठापटक हुई थी। येट अगर हम इसको भी कंपेयर करें इसके साथ 1 साल के साथ, सो 1 साल में हमें दोनों का सेम ही जो पैटर्न है फॉर्म होता हुआ देखने मिल रहा है। अगर हम बात करें रेड वाला जो स्टॉक है वो GTL ये वाला है। आप देखो रेड वाला स्टॉक आपको GTL इंफ्रा देखने मिल रहा है और ब्लू वाला स्टॉक आपको GTL लिमिटेड देखने मिल रहा है। GTL लिमिटेड अभी नेगेटिव देखने मिल रहा है और GTL लिमिटेड के अंदर आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें GTL इंफ्रा के अंदर भी नेगेटिव ट्रेंड आने वाले टाइम में और कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। सो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि GTL लिमिटेड पहले परफॉर्म करता है एंड वही सारे एक्ट्स GTL इंफ्रा भी कॉपी करता है। तो GTL लिमिटेड की अभी ASM लिस्ट 1 से निकल चुका है, अभी ASM लिस्ट में वो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड नाउ हमें इसके अंदर शायद अपसाइड देखने मिल सकती है मंडे टू फ्राइडे,
या फिर जो मार्केट वॉलेटाइल है शायद इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी वाला मूवमेंट हो सकता है। वैसे सर्किट लिमिट्स तो है ही नहीं अभी, ASM से हट गया है तो 5% का सर्किट है नहीं, बट अभी देखते हैं सर्किट लिमिट क्या इन्होंने अभी भी सेट करके रखी है या फिर नहीं करी है, वो तो हमें मंडे टू फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने मिल ही जाएगा। सो दोस्तों GTL इंफ्रा और GTL लिमिटेड में अगर आप फंसे हुए हो तो आप खाली इस खबर को ध्यान रख लेना कि अभी इसके अंदर अपसाइड आ सकती है, क्योंकि ASM लिस्ट 1 के अंदर से निकल चुका है GTL लिमिटेड, और GTL इंफ्रा तो आपको पता ही है GTL लिमिटेड को कॉपी करता है। सो अगर आप GTL इंफ्रा में फंसे हुए हो तो आप GTL लिमिटेड का जो पैटर्न है वो चेक कर सकते हो, कुछ 1-2 दिन बाद GTL इंफ्रा भी वही सेम चीज़ फॉलो करेगा। सो आप कितने लॉस में हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन फिर बाद में हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने जो भी टेलीग्राम पर क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियो के अंदर दे चुके हैं। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।